गर्मियों में अपने काम में बिजी बेगाना सोचों में गुम थी, जब धड़ाम की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर होश में आई और अपने आजू बाजू में देखने लगी। जहाँ कमरे में अकेले थे और बाकी सब बाहर थे। ये कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, जहाँ की खास सफाई की जाती थी, क्योंकि ज्योति माँ को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे वह गंदगी भले नाम की ही क्यों ना हो। तभी मैं बहुत संभल कर उनके कमरे की सफाई करती थी, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैं यहाँ ना करती तो ज्योति माँ से मेरी शामत पक्की थी। मुझे ज्योति माँ से बद्दुआएं नहीं लेनी थी, क्योंकि मैंने बचपन से सुना था कि हिजड़ों की बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं। बाहर किसी की जोरदार चीख मुझे बेहद शक में डाल रही थी। तभी मैं सफाई के लिए हाथ में झाड़ू ले रखा था। मैं वह छोड़कर बाहर की तरफ लपकी तो बाहर आकर देखा, जहाँ सभी हिजड़े जमा हो चुके थे और बीच में एक हिजड़ा मौजूद था और ज्योति माँ को सभी हिजड़े ने घेर रखा हुआ था। दूर से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैं बिल्कुल पास में गई तो ये देखकर दंग रह गई। वह सभी हिजड़े रो रहे थे। मैंने ज़्यादा आगे होकर देखा तो ज्योति माँ के हाथ में एक बच्चा सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ था, जो बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसा। मगर उसको ज्योति माँ के हाथ में देखकर मेरी भी आंखें नम को हो गई थी। बिना पूछे मैं जानती थी वह बच्चा भी एक हिजड़ा था, जिसे उसके माँ बाप बोझ समझकर हिजड़ों के ठिकाने पर छोड़ गए थे। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था, उस मासूम बच्चे की जिंदगी अब बर्बाद हो गई थी। अब ये भी बड़ा होकर यहाँ मौजूद हिजड़ों की तरफ जिंदगी गुजारेगी, लोगों की महफिलों में नाच गाकर जलील होगी, फिर पैसे कमाएगी। बल्कि दुख तो मुझे इस बात का भी था कि इस बच्चे के माँ बाप ने उसे एक हिजड़ा समझा था, ना कि अपनी औलाद, और भगवान की मर्जी में ही अपनी भलाई समझनी चाहिए। अगर वह औलाद भगवान ने अपनी मर्जी से दी है, तो ये मासूम जो अपनी किस्मत से अनजान था, उसे यहाँ पर नहीं अपने माँ बाप की गोद में होना चाहिए था और अपनी माँ की ममता समेट रहा होता। लेकिन हर कोई ऐसा किस्मत लेकर नहीं आता। हमारे समाज में 100 में से कोई एक घर ना होगा जहाँ हिजड़ा बच्चों को स्वीकार किया जाता हो, उनकी आम बच्चों की तरह परवरिश की जाती हो। उनको एक बेकार और घटिया इंसान माना जाता है। बाकी 98% लोग बच्चों को या तो हिजड़े के पास छोड़ जाते हैं या फिर दुनिया के रोने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बहुत हैरानी होती थी ऐसे माँ बाप पर, जो अपने खून को अपनी सगी औलाद को रोने के लिए छोड़ देते थे, ये सोचे बिना कि माँ बाप की परवरिश के बिना बच्चा कैसी परेशानी भरी जिंदगी बिताएगा। मैं इस बारे में सोचते ही बहुत डर जाती थी। तभी मेरी नज़र नीचे गिरी हुई उस पर्ची पर पड़ी। मैंने झुककर वह पर्ची उठाई, जबकि वह बाकी हिजड़े उस बच्चे को लेकर अंदर की तरफ जा चुके थे। मैंने उनसे निगाह हटाकर पर्ची को पढ़ा तो उस पर लिखा था कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं इस बच्ची को अपने साथ रखती हूँ तो मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा और मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया भी नहीं है जिनके ऊपर जाकर बैठ जाऊँ। इसलिए इस बच्ची को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी बिताएगी। उसकी माँ की मजबूरी समझकर इस बच्चे को पाल लीजिए, मुझे बद्दुआएं मत दीजिएगा। उस पर्ची को पढ़कर मेरा दिल और ज़्यादा बोझल हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि कुछ माएँ भी होती हैं जो बहुत मजबूर हो जाती हैं कि चाह कर भी अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती, सिर्फ इस डर की वजह से कि उनके पति उन्हें डिवोर्स दे देंगे। और ये भी हकीकत है कि अक्सर आदमी ऐसे ही बच्चे को स्वीकार नहीं करते। बेटों को तो फिर भी किसी न किसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन हिजड़ी बच्चियों का एहसास हर कोई नहीं करता। मैंने गहरी सांस भरकर वह पर्ची हाथ में थामे अंदर की तरफ बढ़ रही थी। सभी हिजड़े उस बच्चे को पकड़ रो रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने भी इस बच्चे को हिजड़ा समझा था, बल्कि उसकी बुरी किस्मत के लिए वह सब आंसू बहा रहे थे। अब उस बच्चे को पूरी उम्र वहीं कुछ सहना पड़ता, जिससे वह सभी हिजड़े गुजर चुके थे। अंदर इस बच्ची का नाम चंचल रख दिया था। उसको संभालने और पालने की जिम्मेदारी एक हिजड़े के सर पर दे दी गई थी। मैंने वह पर्ची पढ़कर आगे ज्योति माँ को दे दी थी, जिसे उन्होंने अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया था। और वह यहाँ की सबसे बड़ी उम्र की हिजड़ी थी, जो एक तरफ से यहाँ की सरदार थी, क्योंकि यहाँ वही होता था जो वह चाहती थी, चाहे फिर वह पैसों की समस्या हो या कहीं किसी जगह पर बुलावे पड़ जाना हो। मैं वापस से अपने काम में बिजी हो गई, जबकि अब वह सब हिजड़े ये बातें भूल भाल कर आंसू को रोक कर उस बच्ची को भांगड़ा डालते थे, उसको अपने घर में आने का जश्न मना रहे थे। मैं जब तक वहाँ काम करती रहती तब तक वहाँ ऐसा ही शोर होता रहता। फिर शाम के टाइम में हिजड़ों के घर का
काम खत्म करके अपने घर आ गई। जब ज्योति माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई या कहीं ज्योति माँ ने मुझे डाँटा हो। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे अपनी कोई गलती याद नहीं आई। मैं कुछ डरते और संभालते हुए ज्योति माँ के कमरे में दाखिल हुई। आपने बुलाया ज्योति माँ? मैं उनके सामने खड़े होकर बड़ी डरते हुए कह रही थी। क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ, ये कुछ फल और खाना है, अपने साथ ले जाओ, खा लेना घर जाकर, ज्योति माँ ने कहा तो मैं खुशी से उनकी तरफ बढ़ी थी और फिर तेजी से वह सामान पकड़कर ज्योति माँ का धन्यवाद किया और जो बिना मेरे कहे मेरा ख्याल रखती थी और मुझे हर दूसरे दिन रात का खाना और फल फ्रूट जरूर देती थी। ज्योति माँ ने मुझे धन्यवाद कहने पर मुझे दुआएं दी तो मैं वहाँ से घर चली आई थी। घर आने के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, जिस पर मैं एक बार फिर दिल ही दिल में ज्योति माँ की धन्यवाद कर रही थी। मैंने अपने छोटे बहन भाइयों और माँ को खाना खिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई। थकान से मेरा बुरा हाल था। अगले दिन मैं मामूली के हिसाब से सुबह सुबह ही ज्योति माँ के घर पहुँच गई। मैं सुबह से शाम तक वहीं रहती थी। 3 वक्त का खाना बनाकर कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, ये सब काम मेरे ही जिम्मेदारी पर थे। दोपहर का खाना खाने के बाद ज्योति माँ को कहीं पर जाने का बुलावा आ गया था, जिस पर वह बाकी हिजड़ों को लेकर किसी शादी में चली गई थी और अब घर पर सिर्फ मैं और वह हिजड़ा मौजूद थी जिसे चंचल की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। चंचल को लेकर वह अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि मैं उस वक्त ज्योति माँ के कमरे की दूसरी बार सफाई कर रही थी। सारे दिन की थकी हारी अब मैं बेहद थकावट महसूस कर रही थी। तभी दिल कर रहा था कि बस चादर तान कर मैं भी सो जाऊं। मैंने ज्योति माँ के कमरे की सफाई करके बाहर निकली। मैं अब बरामदे की सफाई करने के बाद सामने वाले कमरे में आ गई। सामने ही हिजड़ों का बिस्तर लगा हुआ था। मैं उसके कमरे का सारा बिखरा सामान उठाते हुए सफाई करने लगी। अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं गलती से हिजड़ों के बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं खुद को संभाल ही रही थी जब एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उसको अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर बौखला गई और तेजी से उस आदमी से दूर जाकर खड़ी हो गई। चलो, ज्योति माँ ने बुलाया है तुम्हें, उस आदमी ने मेरे करीब आकर मुझे सर से लेकर पांव तक घूरते हुए कहा। तो मैं ज़्यादा घबरा गई और कहा, मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे देखा, फिर एक पल के लिए तो एकदम से ठहाका लगाकर कहने लगा कि अक्सर मुजरिमों को तो देखा है जो जुर्म करते करके भी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मगर किसी हिजड़ा को पहली बार देखा है जो कह रहा है कि मैं हिजड़ा नहीं हूँ। हसीन तो तुम बहुत हो, मगर हो तो हिजड़ा ही ना। अब चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, उस बच्ची को भी साथ ले लेना। उस आदमी ने जब इस तरह कहा तो अब की बार मेरा माथा ठनका था। मैंने कहा, किस बच्ची को? मैंने हैरानी से पूछा तो उस आदमी ने मुझे घूरकर कहा कि उस बच्ची को जिसको तुम लोग पाल रहे हो और जो अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों के पास आई है, इसलिए उसे भी साथ लेकर चलो। उस आदमी ने कहा तो मुझे चंचल याद आ गई। उसी की बात कर रहा था। मेरे लाख कहने के बाद भी वह ना माना। मैं हिजड़ा नहीं हूँ। शायद वह मुझसे बदतमीजी करने लगता। उससे अच्छा कि मैं उस आदमी के साथ चली जाती हूँ और साथ ही चंचल को भी ले जाती हूँ जिसे ज्योति माँ ने अपने पास बुलाया है। मैं वहाँ से उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में आई, मगर वहाँ ना ही चंचल थी और ना वह हिजड़ा जिसको चंचल की जिम्मेदारी सौंप गई थी। उस हिजड़े का नाम पलक था। उसे वहाँ ना पाकर मैं परेशान हो गई थी, जबकि वह आदमी अलग गुस्से में था। वह मुझे लेकर ज्योति माँ के पास आया। शादी वाला घर था जहाँ बाकी हिजड़े नाच गा रहे थे, पैसे बटोर रहे थे, लेकिन ज्योति माँ एक तरफ बैठी हुई थी और हुक्का पी रही थी। वह आदमी ज्योति माँ की तरफ ले गया, जिस पर ज्योति माँ मुझे देखकर चौंक गई थी। तुम क्यों आ गई हो? मैंने तो पलक को बुलाया था, ज्योति माँ ने उस हिजड़े का नाम लेकर कहा जिसको चंचल की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ज्योति माँ का सवाल सुनकर मेरे साथ खड़े वह आदमी हड़बड़ा गया, जिस पर मैंने उसे जताती हुई नज़रों से देखा था। फिर कहा कि मैंने तो इस आदमी से कहा था कि मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मगर ये माना ही नहीं और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया। लेकिन पलक घर पर नहीं है और ना ही चंचल थी वहाँ पर। मैंने बताया तो ज्योति माँ गुस्से से खड़ी हो गई थी। क्या मतलब? वह वहाँ नहीं थी? ज्योति माँ ने बड़े सख्त शब्दों में कहा था। वह घर पर ही रहती है और वह यूं बगैर बताए घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना ही बिना मुझसे पूछे घर से निकलने की परमिशन थी। फिर कहाँ गई और क्यों गई? ज्योति माँ बेहद भड़क उठी थी, जिसका गुस्सा देखकर मैं डर से थर-थर काँपने लगी और पीछे हुई थी। मुझे नहीं पता ज्योति माँ, मैं तो सफाई कर रही थी। ये आदमी मुझे यहाँ ले आया है। मैंने एक बार फिर साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहा। तो अब ज्योति का
माँ का पूरा ध्यान उस आदमी की तरफ हुआ और ज्योति माँ ने भड़क कर उससे कहा कि तुम्हें मैंने पलक को लाने को भेजा था, जिसके पास चंचल थी, और तुम इसे उठा लाए हो। ये तुम्हें कहीं से भी हिजड़ा लग रही है। हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है, जिसे तुम पलक की तरह जगह पर पकड़ लाए हो। वह न जाने कहाँ चली गई है। चंचल समेत सबको बुलाओ, वापस जाना है हमें। ज्योति माँ ने बेहद गुस्से से कहा तो वह आदमी हड़बड़ाकर सिर हिलाया, बाकी सबको बुलाने लगा। वैसे भी अब महफिल वहाँ ख़त्म हो चुकी थी, नाच गाना ख़त्म हो चुका था। सब हैरान परेशान से वापस आकर इकट्ठे हो गए और ज्योति माँ से पूछने लगे क्या हुआ, जो यूं हड़बड़ी में वापस जाना पड़ रहा है। जिस पर ज्योति माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पलक घर में नहीं है और चंचल को भी ले गई है, लेकिन हो सकता है वे यूं ही उसे कहीं बहलाने को ले गई होगी और अब तक शायद वह वापस आ गई होंगी। लेकिन हमें अब जल्दी घर जाना है, पता चल सके कि वह घर पर है भी या नहीं। ज्योति माँ की बात सुनकर सबने सर हिला दिया। फिर हम सब वापस घर की तरफ चले आए। मैं उनके साथ साथ ही थी, क्योंकि मुझे ये सब जानने का बड़ा शौक था। आखिर होता क्या है, क्या सच में पलक चंचल को लेकर गायब हो गई है या वापस आ गई होगी। मेरे घर वालों की मुझे फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि माँ ने खाना बना लिया होगा, क्योंकि सुबह ही मैंने ज़रूरत के हिसाब से राशन घर में डलवा दिया था। कुछ ही देर में हम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल पड़े थे, मगर घर पहुँचे तो अभी तक पलक वापस नहीं आई थी। ज्योति के साथ साथ बाकी सबकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। आखिर वह गई कहाँ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई हिजड़ा किसी नन्हे बच्चे को लेकर यहाँ से भागा हो। और वैसे भी पलक एक होशियार और खूबसूरत हिजड़ा थी, जिस पर ज्योति माँ आँख बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि पलक बचपन से यहाँ पर रह रही थी। पहले यहाँ की ज्योति माँ कोई और हुआ करती थी, जिसकी मौत के बाद ये वाली ज्योति माँ यहाँ का इंतज़ाम संभालने लगी थी। और जब पलक यहाँ आई थी तो वह वाली ज्योति माँ 18 साल की थी, जबकि पलक 5 साल की थी। तो ज्योति माँ को पलक पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उनका पलक के साथ कई सालों का साथ था। ज्योति माँ ने अपने खास आदमियों को पलक की तलाश पर लगा दिया था और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दे दी थी, ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाए। वह दोनों आदमी उनके गार्ड थे, जो इस घर के पीछे बने कमरे में रहा करते थे। रात को भी यहीं रहते थे। ज्योति माँ और बाकी हिजड़ा तो घर पर ही थे। वह दोनों गार्ड ही पलक और चंचल को ढूंढ रहे थे। सब लोग बेहद परेशान थे और दुआ कर रहे थे कि पलक मिल जाए। मैं रात भर उन सबको चाय पानी देती रही कि कोई भी परेशानी ना हो। रात भर सो नहीं पाए थे और यूं ही सुबह का उजाला हो गया था। गार्ड भी सारी रात ढूंढते रहे, मगर वह नहीं मिली। जिस पर अगले दिन ज्योति माँ थाने चली गई थी। पलक और चंचल की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पलक को तलाश करना शुरू कर दिया था। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने सबको दे दिया, फिर ज्योति माँ के साथ ही पलक की तलाश में निकल पड़ी थी। यहाँ काम करते हुए मुझे 4 साल हो चुके थे। मेरी यहाँ पर सभी हिजड़ा के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती थी। सभी पलक के लिए बेहद परेशान थे। यहाँ काम करने से पहले मैं बेहद गरीब हुआ करती थी, क्योंकि मेरा संबंध ही एक गरीब घर से था। मैं 18 साल की थी जब मेरे पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। मेरे भाई बहन बाकी सब बहुत छोटे थे, जो काम नहीं कर सकते थे। तभी मैंने अपने पापा की मृत्यु के बाद ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ ना कुछ पैसे घर आने शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर अच्छे से होने लगा था। पापा एक मजदूर इंसान थे, रोज़ मजदूरी करके पैसे कमाते थे। कोई भविष्य का तो उन्होंने जोड़ नहीं रखा था, जिससे हमारा आसानी से गुजर बसर हो जाता। तभी मुझे काम करना पड़ रहा था। माँ भी घर में कपड़ों की सिलाई किया करती थी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी थी, क्योंकि पापा की मृत्यु के बाद इतने पैसे नहीं थे मैं और ज़्यादा पढ़ाई कर पाती। लोगों के घरों में काम करने भी मुझे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था। कभी कभी तनख्वाह टाइम पर ना मिलती थी, कभी कोई चीज़ मुझसे गलती से टूट जाती तो तनख्वाह में से पैसे काट लिए जाते थे, कभी मुझसे बेहद बदतमीजी से बात की जाती थी। इसी वजह से एक दिन एक बच्चे को मैंने बुरी तरह से डांट दिया, जो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, जिस पर मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैंने उनके बच्चों को डांटा था। उस दिन उस घर से निकलकर सड़क पर बैठी परेशान सी फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे पास 1 रुपया तक नहीं था। और परेशानी इस बात की थी कि मेरे घर में पकने के लिए सब्जी तक नहीं थी और मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया था और मेरी तनख्वाह भी काट ली। कुछ देर बीती थी जब एक हिजड़ा मेरे पास आकर बैठ गई, जिस पर मैं घबराकर उठकर खड़ी हो गई, मगर सामने ही ज्योति माँ खड़ी थी, जिसने मुझसे रोने की वजह पूछी थी। मैंने रोते हुए वह सब बता दिया
था जिस पर ज्योति माँ ने जेब से कुछ पैसे निकालकर मुझे दे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मगर ज्योति माँ ने नरमी से मुझे डांटकर वह पैसे ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए और फिर एक पर्ची भी मुझे दे दी जिस पर एक पता था। मैंने रोना बंद करके न समझी से ज्योति माँ को देखा तो ज्योति माँ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो, हमारा एहसास हो तो हमारे घर काम करने के लिए आ जाना। हमें एक नौकरानी की ज़रूरत है जो घर के सारे काम निपटाए। और ज्योति माँ के शब्द सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और कहा कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं रोज़ काम करने आ जाया करूँगी। मैंने कहा तो ज्योति माँ ने मेरा चेहरा थपककर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई। मेरी मुश्किल परेशानी सब कुछ दूर हो गई थी। रोज़ ज्योति माँ के घर में काम करने लगी थी। मेरी सब हिजड़ों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और मुझे वहाँ काम करते हुए कभी किसी तरह की मुश्किल नहीं आई थी। ना ही कभी किसी ने कोई बदतमीजी की थी, ना ही मुझे डांटा था, जिस पर मुझे एहसास हुआ हिजड़ा मर्द औरत दोनों का अच्छे से एहसास करने वाले होते हैं। ज्योति माँ मुझे हर महीने एक अच्छी खासी तनख्वाह देती थी जिसमें मेरा और मेरे घर वालों का आसानी से गुजारा हो जाता था। वह लोग मुझे रात को वापस जाने से पहले पका हुआ खाना और फल फ्रूट भी देते थे और कभी जताया भी नहीं था कि जिससे मेरा हौसला वैसे के ही वैसा था। मुझे यहाँ काम करते 4 साल हो चुके थे और अब मैं 22 साल की हो चुकी थी और इन 4 सालों में पहली बार हुआ था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़कर गया था। और यहाँ जवान हिजड़ा तो अक्सर आते थे और यही होकर रह जाते थे, लेकिन अब पलक की गुमशुदगी सबके लिए एक दुख बात की बन चुकी थी। हम सब चलते हुए एक बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे जहां कई बसें एक साथ खड़ी थीं और कुछ यात्री उन बसों से उतर रहे थे तो कुछ चढ़ रहे थे। हम सब और ज्योति माँ उन सब बस ड्राइवर और ठेकेदारों से जाकर पूछ रहे थे और साथ में पलक की तस्वीर भी दिखा रहे थे, मगर कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक आखिरी बस की तरफ बढ़े कि शायद कुछ पता चल जाए और फिर हमें वहाँ से पता चल ही गया कि पलक इस बस में बैठकर कहीं गई है। तभी हम सब उस बस में बैठ गए जिसे अगले आधे घंटे में हमें वहाँ उतार दिया जहाँ उसने पलक को उतारा था। हम लोगों से पूछते हुए उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ पर लोगों ने बताया था कि पलक आई है। हम उस घर के सामने पहुँचे तो ये देखकर बिल्कुल दंग रह गए कि सामने ही पलक चंचल को कंबल में लपेटे दरवाजे के बाहर बैठी है और दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसे वह अगले सेकंड बाद उस घर के दरवाजे को बजा रही थी और साथ में ये भी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं चंचल के लिए। हम सब हैरान हुए थे। ज्योति माँ पीछे चलते हुए उसके सर पर पहुँच गई तो वह सबको देखते ही घबराकर उठ खड़ी हो गई और फिर देखते रोने लगी और चंचल को थामे थामे ज्योति माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। ज्योति माँ ने उसके जोड़े हुए हाथ खोले और फिर पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा और ये घर किसका है? ज्योति माँ का पूछना ही था कि पलक एक बार फिर फूट फूट कर रो रही थी। चंचल को खुद से भींचकर कहने लगी, ये मेरे माँ बाप का घर है, वह अब मर चुके हैं और अब यहाँ पर मेरा भाई और भाभी रहते हैं और साथ में उनके बच्चे भी हैं। पलक ने कहा तो ज्योति माँ ने फिर से पूछा कि उन सबसे चंचल का क्या संबंध है, जिस पर पलक ने बताया कि चंचल मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी है। पलक के शब्द को सुनकर हम सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसा भला कैसे हो सकता था? तुम्हें कैसे पता चला चंचल तुम्हारी भतीजी है? उसे तो कोई नामालूम औरत हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। ज्योति माँ ने ये सवाल किया तो पलक ने चंचल का सीधा बाजू ऊपर किया और मौजूद बड़े से तिल की तरफ इशारा करके कहा, यह हमारे खानदान की पैदाइशी निशान है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरी माँ के कंधे पर भी और भाई के कंधे पर भी। मुझे सिर्फ शक हुआ था कि इस बच्चे से मेरा कुछ संबंध है, तभी मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया जिससे साबित हो गया था उससे मेरा खून का रिश्ता है और मेरे भाई की औलाद है, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, बहन कोई नहीं थी। तभी मुझे समझ आ गया ये मेरे भाई की ही औलाद होगी। तभी मैं आप सबको बिना बताए यहाँ चली आई, अपना और चंचल का हक मांगने। जैसे ज़िंदगी मैंने बिताई थी नाच गाकर और सड़कों पर भीख मांगकर, मैं नहीं चाहती चंचल भी ऐसी ज़िंदगी बिताए। मैं चाहती थी कि चंचल पढ़ लिख जाए और आम इंसानों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी बिताए। तभी मैं उसे वहाँ से लेकर भाग आई हूँ, क्योंकि मैं जानती थी ऐसा मुमकिन नहीं है। पलक बोलकर चुप हुई थी तो ज्योति माँ ने गहरी सांस भरी, जैसे वह सब समझ गई हों। मगर मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर ज्योति माँ ने मुझे घूरा तो मैं अपने होंठ दांतों तले दबाकर चुप हो गई।
मगर पलक रोती हुई कहने लगी कि मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं बल्कि सिर्फ मेरी माँ ने घर से निकाला था, क्योंकि ना मैं औरत थी और ना ही मर्द, बल्कि उन दोनों के बीच की चीज़ थी, यानी एक हिजड़ा थी। और मेरी माँ को बेटी तो स्वीकार ही नहीं थी, मगर मैं तो एक हिजड़ा थी। उसने मुझे कभी अपने पास नहीं भटकने दिया, बल्कि हमेशा मुझसे नफरत किया। मेरे पापा को भी मैं कोई ख़ास पसंद नहीं थी, लेकिन मुझसे नफ़रत का इज़हार नहीं करते थे, ना ही धक्का देते थे, ना ही बुलाते थे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था। मुझे मेरी दादी ने पाला पोसा था। मेरी सगी माँ मेरे बड़े भाई से बेहद प्यार करती थी। उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े धोती थी, उसको नहलाती थी, बुलाती थी, उसे तैयार कर स्कूल भेजती थी, उसके साथ खेलती और उसके नखरे उठाती थी, उससे बेहद प्यार करती थी। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे धुतकारती रहती थी, मुझसे नफ़रत करती थी। मैं उनके पास जाती तो मुझे बुरी तरह से झटक देती थी। वह मुझ पर लाते घूंसे बरसाती रहती थी। मुझे लाड प्यार करना तो दूर की बात थी। मेरी दादी ने मुझे पाला पोसा, मुझे हर चीज़ ला कर दी, मुझे खाना खिलाती थी, मेरा हर काम करती थी। पापा वैसे भी मुझे लाड प्यार तो नहीं करते थे, ना ही कभी डांटते थे। मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ, मेरी दादी अक्सर दोनों को समझाती, मगर उन पर कोई असर ना होता, बल्कि हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे, जिस पर मेरी दादी ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता था, बस वह दोनों मेरे बड़े भाई में मगन रहते थे, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। मैं छोटी थी, मुझे मालूम नहीं था मुझे इस हद तक नफ़रत की जाती थी। और फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी के परेशानी भर 5 साल बिता कर 5 साल की हुई, तो मुझसे मेरी सहारा बस एक दादी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मेरे माँ बाप को भी अब मैं बोझ महसूस होने लगी थी। तभी वह मुझे हिजड़ों के पास छोड़ गए थे। उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी, मुझे खुद से दूर मत करो। उनकी बहुत विनती की थी, मगर उनको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। फिर मैं हमेशा के लिए ज्योति माँ के पास ही रह गई और बड़ी हुई तो वही करने लगी जो हर हिजड़ा करते हैं, मजबूर होकर, यानी कि नाच गाना और पैसे कमाना। मुझे ये ज़िंदगी कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं ये काम करने पर मजबूर थी। मुफ्त की रोटियां भी नहीं तोड़ सकती थी। काम करने का मना करती तो बाकी सब भी मना करते कि मैं ज्योति माँ के लिए मैं कोई अकेला हिजड़ा नहीं थी। तभी मैं चुपचाप हो गई और मुंह से उफ तक ना किया था। हिजड़ों के साथ मिलकर ही काम किया करती थी और कभी पलटकर अपने माँ बाप के पास नहीं गई थी। वह फिर मुझे धुतकारेंगे। फिर इतने साल बीत जाने के बाद चंचल मेरी ज़िंदगी में आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि चंचल के साथ भी ये सब हो जो कुछ मेरे साथ हुआ। तभी मैं इंसाफ मांगने यहाँ आ गई हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने धुतकारा था, मगर चंचल खुशकिस्मत थी जिसकी माँ उसे स्वीकार करना चाहती थी, मगर बाप नहीं। मेरे माँ बाप तो ना जाने कब के मर चुके हैं। मैंने चंचल के बाप यानी अपने भाई की बहुत विनती की, मगर वह चंचल को रखने के लिए नहीं माना, जिसकी वजह से मैं बाहर ही आकर बैठ गई थी कि तभी जाऊंगी जब चंचल को स्वीकार कर लेगा। हर आने जाने वाले से पूछता था और मैं फ़ख्र से बताती थी कि मैं इस घर की संतान हूँ और अपने भाई की इकलौती बहन हूँ और ये उसकी औलाद है। पलक बोलकर चुप हुई तो हम सब ने अपने आंसू भरी आंखों को साफ किया। असल में ज़्यादातर हिजड़ों की यही कहानी होती है, जो पलक की थी और उसकी भतीजी चंचल की थी। हिजड़ों को घर वाले स्वीकार नहीं करते, जबकि वह घर हिजड़ों का भी तो होता है, जबकि इसमें तो कोई उनकी गलती भी नहीं होती। मैं बल्कि उन्हें तो भगवान ने बनाया है, और जो लोग उनको स्वीकार नहीं करते मतलब भगवान के फैसले को स्वीकार नहीं करते, भगवान को ही गलत ठहराते हैं। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज़ आने लगी। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई। पलक से चंचल को लेकर चूमने और अपने गले से लगाने लगी। शायद वह चंचल की माँ थी। उसने बताया कि वह चंचल को अपने पास रखेगी और अपने पति से डिवोर्स ले लेगी। अब वह अपनी ननंद पलक के साथ मिलकर बेटी को पाल लेगी। तभी चंचल का बाप और पलक का भाई बाहर आया, रोते हुए बोला कि तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, तुम रख लो चंचल को अपने पास। चंचल की माँ ने अपने पति को कहा कि सिर्फ चंचल ही नहीं, पलक को भी रखेगी, आखिर वह मेरी ननंद है। पलक के भाई ने पलक को देखा तो जो नम आंखों से उसे देख रही थी और वह शर्मिंदा होता हुआ सर हिला रहा था। पलक रोती हुई उसके गले जाकर लगी। मेरे माँ बाप ने अपनी नफ़रत मुझ में भी उड़ेल दी थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पलक के भाई ने कहा तो उसने ना में सर हिलाया और उसे माफ़ कर दिया। पलक अब ज्योति माँ की तरफ पलटी तो ज्योति माँ ने भी उसे जाने की परमिशन दे दी थी। अगर उनको कोई रिश्तेदार या फैमिली मिल रही है तो उन्हें और क्या चाहिए था।
हम सबसे मिलकर अपने भाई भाभी और चंचल के साथ अंदर चली गई तो हम भी नम आंखें लिए वापस अपने घर को पलट आए थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।